नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब तक मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और चौथे पार्ट और ये शायद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मेरा अंतिम पार्ट रहेगा। अब जो छूट जाएंगे उनको कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मुद्दों के साथ में डिस्कशन कर लिए जाएंगे। इस पार्ट को और इससे पहले 3 पार्टों को देखकर अगर आपको अच्छा और ज्ञानवर्धक लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कोई कमियां हो तो उसको जरूर प्रदर्शित करना। अब मैं हमारे टॉपिक पर आता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट 4। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें पहला संगठन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके द्वारा जो डोपिंग का सेवन यानी कि कुछ नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, उन नशीले पदार्थों के सेवन के कारण कुछ खिलाड़ियों को अपनी सूची से बाहर या गेमों से बाहर कर दिया जाता है। जैसे हाल ही में 6 साल के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहकर भारत का एक फास्ट बॉलर श्रीसंत को पदार्पण हुआ। भारतीय क्रिकेट में लगभग 6 साल की उनको लंबी कारावास की सजा मिली थी। इस एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इसने उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर कर दिया था। इसी प्रकार भारत में भी एक इंस्टीट्यूशन कार्य करता है जिसको नाडा बोलते हैं। यह है वाडा, भारत में है नाडा। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद में बात करूं तो तीसरी संस्था जो आज बताने जा रहा हूं वह आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई सऊदी अरब में है और यहाँ पर ये एक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 3 दिन पहले इसका जो मुखिया है या चेयरमैन है, पहले भारत के शशांक कुमार थे और अब उसके स्थान पर न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को नया चेयरमैन चुना गया है। इसके बाद में आईसीसी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में मैं 3 उन महत्वपूर्ण संगठनों की बात करने जा रहा हूं जो तीनों ही हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड है। पहला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर हमारे आबू धाबी सऊदी अरब में है। दूसरी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तीसरा इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तीनों संगठन आपको देख तो समान रहे हैं लेकिन तीनों का हेडक्वार्टर अलग अलग शहरों में है विश्व के। पहला है IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है। दूसरी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वो है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके बाद में हम बात करें फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन FIFA, इसकी स्थापना लगभग 1896 में हुई थी और तब से लेकर के आज दिन तक हमें जो विश्व में प्रमुख फुटबॉल की चैंपियनशिप या ट्रॉफी होती है उनका आयोजन करता है। और इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट संगठन है एपेक। एपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, यानी एशिया और प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित कुछ देश मिलकर के एपेक की स्थापना करते हैं। एपेक की स्थापना करते वर्ष 1989 में और वर्तमान में इसके सदस्य 21 है। ये संगठन ऑफिशियल अमेरिका के द्वारा बनाया गया था क्योंकि प्रशांत और जो एशिया और प्रशांत के जो क्षेत्र है वहां पर आर्थिक गतिविधियों का सुचारू रूप से जैसे ही
यूएसएसआर का विघटन होने जा रहा था, जिसका विघटन 1991 में होता है। उसके बाद में दुनिया का चौधरी बनने के लिए, अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यह संगठन बनाने की बात करता है, एपेक। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इस एपेक से खुद अमेरिका ट्रंप के द्वारा 2017 में बाहर हो जाता है। उसके बाद एपेक जो संगठन है, इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र के एक देश खत्म होने के बाद 20 देशों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुछ दक्षिण अमेरिका के देश है, कुछ उत्तरी अमेरिका के देश है और कुछ एशिया के देश हैं। कुल मिलाकर 20 देश हैं। अमेरिका जिसने ये संगठन बनाया था वो एपेक से बाहर हो चुका है। इसके बाद में बात आती है एक G77 समूह। ये समूह है उन देशों का समूह है जो कि वर्ष 1964 में बनाया था और वर्तमान में G77 में लगभग 137 सदस्य देश है। और ये संगठन उन देशों के लिए बनाया गया था जो ना तो विकसित है और ना अविकसित, बीच की श्रेणी में आते हैं, जिसे तीसरे विश्व के देश कहा जाता है। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील और तीसरे देश होते हैं अल्प विकसित। अल्प विकसित देशों के द्वारा G77 की स्थापना 1964 में की जाती है। G77 संगठन की स्थापना और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है और इसकी सदस्य संख्या 137 है। और इसमें तृतीय विश्व यानी कि अल्प विकसित देश सम्मिलित होते हैं। देखो दोस्तों, दो प्रकार के देश है दुनिया में, एक होते हैं उत्तरी देश और एक होते हैं दक्षिणी देश। ये आर्थिक आधार पर डिवाइडेशन होता है। उत्तरी देश या उन देशों को आ जाता है जो कि विकसित की श्रेणी में आते हैं और दक्षिणी देशों में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जो कि विकासशील की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे देश G77 समूह के सदस्य हैं जिनकी संख्या लगभग 137 है और ये तृतीय विश्व के नाम से जाने जाते हैं। एक विभाजन होता है दुनिया का पूर्व और पश्चिम के रूप में। पूर्वी देश वे कहलाते हैं जिनकी संस्कृति भारत के समान है और पश्चिमी देश वे कहलाते हैं जिसकी संस्कृति ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की समान है। इस प्रकार मैं आगे संगठन की बात करूं तो दो महत्वपूर्ण संगठन हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग है, नाम से आपको एक प्रतीत होंगे, है अलग अलग, जैसे UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना लगभग 1948 के आसपास हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जबकि ठीक ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर दुनिया की एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। इसके बाद में मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, यानी कि दुनिया में जो पर्यावरण समस्याएं और पर्यावरण से आने वाली समस्या हो उसको दुनिया से रूबरू कराने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद में बात करूं तो एक संगठन है महत्वपूर्ण एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना लगभग 1967 में होती है और इस बैंक की स्थापना के बाद में इसका हेडक्वार्टर मैनिला फिलीपींस में है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ एशिया के देश सम्मिलित है? ऐसा नहीं है दोस्तों, 49 देश इसमें एशिया के आते हैं और लगभग 19 देश अन्य महाद्वीपों के आते हैं। इसलिए एडीबी केवल और एशिया का संगठन न होकर के एक वैश्विक संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वह इन्वेस्ट देशों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। जैसे भारत की अगर आप जल संरक्षण के लिए जो सिंचाई परियोजनाएं देखते हो, इनमें एडीबी का बहुत सारा हिस्सा होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा हाल ही में एक महाराष्ट्र सरकार और एडीबी बैंक के बीच समझौता हुआ है जिसके तहत महाराष्ट्र में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में बात करूं एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी लगभग 8 मेंबर है। सबसे पहले इसमें 5 मेंबर थे, उसके बाद में 2017 में इसकी एक अस्ताना उज्बेकिस्तान की राजधानी बैठक होती है और उस अस्ताना बैठक के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को इसमें एक साथ सम्मिलित किया जाता है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है और इसके द्वारा एससीओ संगठन के द्वारा एक बैंक बनाया गया 2015 में जिसे कहा जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय भी बीजिंग में है और
यह बैंक सिर्फ और सिर्फ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के द्वारा संचालित किया जाता है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है और ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साझेदार देश भारत को माना जाता है और इसका प्रथम मुखिया भी भारत के ही चुने गए थे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कुछ महत्वपूर्ण संगठन इधर लिखे हुए हैं, जिनमें पहला IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यह कमेटी दुनिया में जो ओलंपिक गेम होते हैं, जैसे समर ओलंपिक 2020 टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन अब इनको चेंज करके 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है और टोक्यो ओलंपिक 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करूं, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड आप जानते होंगे बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे समृद्ध और विकसित और ऐसा देश है जहां पर एनवायरमेंट की बिल्कुल समस्या नहीं है। इसके अलावा इसके बाद में बात बताऊं आपको G20 देशों की, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी हाल ही में मीटिंग संयुक्त अरब अमीरात में हुई है और इसके एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है इस संगठन की, इसका सदस्य, इसका मेंबर या इसका अध्यक्ष वही देश होता है जहां पर इसका आयोजन होता है। हाल ही में इसका आयोजन सऊदी अरेबिया में किया गया है, यानी कि इसका इस बार का अध्यक्ष सऊदी अरब है। इसके बाद में एक बात बताऊं, आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर हुआ था हाल ही में, उसमें G20 के जो हाल ही में मीटिंग हुई है सऊदी अरब में, उसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद में बात करूं G7 देशों की, यह संगठन 1975 में अस्तित्व में आया। दुनिया के कुछ विकसित देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों ने मिलकर के यह संगठन बनाया। इसके बाद में 1991 में जब USSR का विघटन हो गया तो रसिया एक अलग देश बना और रसिया के अलग बनने के बाद में यह संगठन में 1998 में रसिया को सम्मिलित किया जाता है। G7 से 8 होता है, लेकिन 2014 में क्रीमिया, जो कि यूरोप के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है, वहां क्रीमिया विवाद को लेकर के रूस और ब्रिटेन के बीच में एक विवाद का मुद्दा बनता है। यूक्रेन का एक हिस्सा है छोटा सा क्रीमिया। कभी आपको मैप में दिखाऊंगा कि क्रीमिया और यूक्रेन क्या है। यूक्रेन दुनिया की रोटी की डलिया कहलाता है, जहां पर सर्वाधिक अन्न का उत्पादन किया जाता है। यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट है क्रीमिया, उसको लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद का विषय बन गया था। ब्रिटेन भी उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि जो क्रीमिया एक द्वीप है जिस पर पहले कभी यूके का अधिकार हुआ करता था। इसके बाद में G8 से वापस G7 बन गया। 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया। आज इसमें 7 विकसित देश है दुनिया के, और इसमें भी वही स्थिति है जैसे G20 में होती है, जहां पर इसकी मीटिंग होगी वही इस देश इसका अध्यक्ष कहलाएगा। इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ 2 महत्वपूर्ण और रह गए, एक है नाटो और एक है EU। दोनों का जो मुख्यालय ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम एक यूरोप महाद्वीप का लैंड लॉक कंट्री है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहला संगठन है नाटो, इसका मुख्यालय नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन। उत्तरी यानी अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी भाग है, वहां पर कुछ देशों ने मिलकर के एक अपना खुद का, जिस वक्त सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, अमेरिका और USSR 2 बड़े गुट बन रहे थे। उस वक्त अमेरिका जो यूएसए के गुट था, उन देशों ने मिलकर के 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की थी। इसमें बहुत सारे देश थे, लेकिन आज नाटो की धीरे धीरे जो प्रासंगिकता की वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और इसके साथ में एक EU संगठन है जो एक इंपोर्टेंट संगठन है। EU संगठन 1992 बना था, जैसे ही रूस का विघटन होता है। और EU संगठन बनने के बाद में जो आज ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2020 की 30 जनवरी को EU से ब्रिटेन बाहर हो गया, और जैसे ही ब्रिटेन बाहर होता है EU का थोड़ा बहुत प्रभाव कम होता है और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हुआ, उसे ब्रेग्जिट कहा जाता है, जो कि 30 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ। अतः दोस्तों, अब मैं हमारे वीडियो को विराम लगाने जा रहा हूं और मैंने आपको महत्वपूर्ण संगठन पढ़ाए हैं। अगर आपको ये सीरीज मेरी अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसका आप संरक्षण जरूर करना।
जय हिंद, जय भारत।